हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष जो पिछला कालांश पढ़ाया था बेटा आपको, जिसमें हमने वाष्प दाब संबंधित व्यवहारिक बातें सीखी थी बेटा, उसी कालांश को मैं आगे बढ़ाते हुए किसी भी विलयन की वाष्प दाब और उसकी सांद्रता में आपसी संबंध क्या होता है, इस संबंध में जो राउल्ट ने नियम दिया है उस नियम को लेकर आया हूं बेटा। यह नियम 2-3 स्थितियों में बताया जाएगा बेटा। यह नियम आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे एक ना एक प्रश्न अवश्य आ जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लें। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो वीडियो आप देखेंगे तो इससे पहले पिछला वीडियो अवश्य देखें, जिसमें वाष्प दाब का प्रारंभिक ज्ञान दिया हुआ है कि वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो वीडियो अवश्य देखना है बेटा आपको। क्योंकि हमारे पास समय कम था, लंबा वीडियो हो रहा था, इसलिए हमने 2 अलग अलग भागों में उसे बना दिया है बेटा, है ना। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, किसी भी विलयन की सांद्रता और वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब और उसकी सांद्रता, वाष्पता और सांद्रता का संबंध पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे सांद्रता सामान्यतः हम मोल प्रभाज, मोल अंश में लेंगे। किस में लेंगे सांद्रता, हम मोल अंश में लेंगे, अर्थात विलयन का वाष्प दाब और विलयन की मोल अंश में सांद्रता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं, इस बात को हमें किससे पढ़ना है बच्चों, इस बात को हमें राउल्ट नियम से पढ़ना है। राउल्ट नियम से, राउल्ट ने किसी विलयन के वाष्प दाब और उस विलयन की सांद्रता के पारस्परिक संबंध को व्यक्त किया। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं बेटा। हमने माना एक पात्र है, इस पात्र में 2 पदार्थ हैं, उन 2 पदार्थों का विलयन है। कौन कौन से पदार्थ है बच्चों, ए व बी, ए पदार्थ और बी पदार्थ का विलयन है यहाँ पे बच्चों। क्या है बच्चों, यहाँ पे ए पदार्थ और बी पदार्थ का विलयन है, यानी कि ये, और इसकी हमने वाष्प बनाई, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ वाष्प बनेगी, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा। इस इक्विलिब्रियम में इसकी जो वाष्प है वो इसके पृष्ठ पर, इसका जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो भी दाब आरोपित करेगी वही दाब क्या कहलाया था, वाष्प दाब कहलाया था। ये हम जानते थे। हमने माना इस विलयन का कुल दाब P है। कुल दाब कितना है, P है। क्योंकि डाल्टन का नियम पहले से जानते थे, गैसीय अवस्था में पढ़ा था। ये P किसके बराबर होगा, दोनों के अलग अलग आंशिक दाबों के बराबर रहा होगा बेटा, दोनों के अलग अलग आंशिक दाबों के बराबर रहा होगा। अभी हम मान के चल रहे हैं हमारे दोनों घटक जो हैं A और B दोनों ही वाष्पशील हैं। क्या है बच्चों, पहली कंडीशन मान रहे हैं हम, जब A व B दोनों कैसे हैं बच्चों, दोनों वाष्पशील हैं। जब हमारे A घटक और B घटक दोनों ही वाष्पशील हैं तो इसका वाष्प दाब Pa प्लस Pb होगा। अच्छा, हम एक चीज और करते हैं बेटा, इसमें कुछ मात्रा में हम A मिला दें। क्या करते हैं बच्चों, हमने A मिला दिया, यानी इसके मोल बढ़ गए, A के मोल बढ़ गए। जब वाष्पशील पदार्थ बढ़ जाएगा बेटा तो निश्चित बात है वाष्पशील पदार्थ बढ़ने से क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब है, अब जो P होगा, अब P कैसा होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, P बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने एक वाष्पशील पदार्थ इसमें और ऐड कर दिया। जब हम इसमें एक वाष्पशील पदार्थ और ऐड कर देंगे तो निश्चित बात है उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है, किसी विलयन में किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो उसको उसमें मिलाने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। अगर विलेय वाष्पशील है और विलायक वाष्पशील है तब, यानी क्या हो रहा है, जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब जो है वो मात्रा के समानुपाती है। किसके समानुपाती है बच्चों, मात्रा के समानुपाती है। क्योंकि अभी हम मात्रा लेके चल रहे हैं बच्चों, सांद्रता की मात्रा लेके चल रहे हैं मोल प्रभाज। किसको लेके चल रहे हैं, मोल प्रभाज को लेके चल रहे हैं। अर्थात अब राउल्ट नियम बन गया कि जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब किसके समानुपाती है बच्चों, मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। विलयन में का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अर्थात जैसे जैसे मोल प्रभाज बढ़ाएंगे या मोल बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलयन का वाष्प दाब लगातार बच्चों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस बात को संज्ञान में रखते हुए राउल्ट ने अलग अलग विलयन के दोनों घटकों, विलेय व विलायक, अभी हमने विलायक को A मान लिया, विलेय को B मान सकते हैं,
तो दोनों के लिए अलग अलग एक नियम दिया। वो ये कह रहे हैं विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक दाब पीए माना हमने, उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये क्या है? आंशिक दाब। ये क्या है बच्चों? आंशिक दाब। और ये क्या है इसका? मूल प्रभाज। क्या कह रहा हूं बच्चों मैं? विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक दाब विलयन में उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों? पीवी समानुपाती एक्स बी। बच्चों में एक्स बी मैं पिछले कालांश में बताया था, मैं एक्स बी इसलिए कह रहा हूं कि एक्स कहना थोड़ा आसान होता है, वैसे इसको ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। जो एक्स मोल फ्रैक्शन है इसको ईटा बोलते हैं। क्योंकि भाषा आसान यूज कर रहे हैं इसलिए हम लिख देते हैं एक्स। क्या है? ये एक्स नहीं होता, ये कायदे से काई होता है। इस तरह से इसको एस है ना, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा या जीटा ऐसा बोलते हैं। इसको इस तरह से बनाते, लेकिन अभी हम संकेत को एक्स के फॉर्म में बना रहे हैं। आपको ये बनाए तो ज्यादा अच्छा है बेटा, है ना। यानी क्या होगा? किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती हो रहा था। यदि हम समानुपाती हटाएंगे बेटा तो निश्चित बात एक नियतांक लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी प्रकार पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये लॉ होता है, ये राउट लॉ है। कब? जब दोनों ही पदार्थ वाष्पशील हैं विलयन के। तो राउट लॉ को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं बेटा? किसी भी विलयन में किसी भी घटक का आंशिक दाब किसके बराबर होता है? उस शुद्ध घटक के दाब और उसी घटक के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कह रहा है बेटा? किसी भी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध घटक के आंशिक दाब के और उस घटक के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अच्छा, हम और आगे कर लें। हमने क्या किया? हम जानते थे P इक्वल टू जानते थे पी ए प्लस पी बी। ये भी हम जानते थे बेटा, इनकी वैल्यू रख दें। यानी P इक्वल टू हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये भी हम लिख सकते हैं। एक बात और भी जानते हैं बच्चों, हम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर हम ये लिखेंगे तो इस सूत्र को हम किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। यदि मैं एक्स ए की वैल्यू दी है तो एक्स बी को एक्स ए के फॉर्म में लिख देंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। इस बात को बेटा आप नोट कर लीजिए। इससे संबंधित एक दो प्रश्न हम करते हैं। चलिए बच्चों, जो सूत्र हमने पढ़े हैं उनको हम लिख देते हैं। पहला सूत्र हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी इक्वल टू बच्चों पी ए प्लस पी बी और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले बेटा हम जानते हैं। अभी इन फॉर्मूले से संबंधित एक दो प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दिया है बच्चों कि नॉर्मल हेप्टेन एवं ऑक्टेन एन ऑक्टेन। क्या प्रश्न है बच्चों? नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं बच्चों। कौन सा विलयन बनाते हैं? इसकी व्याख्या भी अभी करेंगे। आदर्श विलयन बनाते हैं। एन हेप्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं। कौन कौन? हेप्टेन और ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं। इन विलयनों के इनके इंडिविजुअल वाष्प दाब यानी पी नॉट हेप्टेन कितना दे रखा है बच्चों? 115 mmHg दे रखा है और पी नॉट ऑक्टेन दे रखा है बच्चों 45 mmHg। इनके इंडिविजुअल वाष्प दाब दे रखे हैं। ठीक है ना। यदि विलयन में, क्वेश्चन है, यदि विलयन में 150 ग्राम एन हेप्टेन व 114 ग्राम ऑक्टेन, कितना बच्चों? 150 ग्राम ये और 114 ग्राम ये हो तो
विलयन का वाष्प दाब बताइए। क्या बताना बच्चों? विलयन का वाष्प दाब बताइए। वाष्प दाब क्या होगा? प्रश्न समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन किस किस का है? नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल ऑक्टेन का सॉल्यूशन है। तो इनके अलग अलग वाष्प दाब दिए हुए हैं शुद्ध अवस्था में, ठीक है नहीं? इनकी मात्राएं भी दी हुई हैं। तो विलयन का वाष्प दाब क्या रहा होगा? हम जानते हैं यदि विलयन का टोटल दाब निकालेंगे तो यदि हमें हेप्टेन का वाष्प दाब मिल जाए और ऑक्टेन का वाष्प दाब मिल जाए तो हम विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते थे बेटा। अच्छा, इंडिविजुअल वाष्प दाब क्या होता बेटा? यदि हेप्टेन का वाष्प दाब लिखेंगे तो इसका हो जाएगा उसका लिखा पी नॉट हेप्टेन और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन के लिए बेटा हमें मोल चाहिए थे। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें मोल चाहिए। मोल के लिए हमें मास और मॉलिक्यूलर मास चाहिए था। तो मास हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हम लिख लेता बेटा। चलिए हम इनको दोबारा लिख लेते हैं। हमें दिया है हेप्टेन, हेप्टेन होता है C7H16। इसके लिए मास निकालें बेटा। मास निकालेंगे तो 7 कार्बन का 72 और 84 और 16 यानी हो गया 100। कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 100। इसका मास कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम। अच्छा, ऑक्टेन C8H18 कितना हो गया? 96 प्लस 18, इसका 96 12 इंटू 8 और 18 आंसर आया 114 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया बेटा। मास कितना दिया हुआ है इसका? 114 ग्राम दिया हुआ है। दोनों के मोल निकालने हैं। क्या करें बच्चों? मोल निकालने हैं। एन हेप्टेन निकाला हमने, कितना है? मास कितना है? 100, सॉरी मास कितना दिया है इसका? 150 और मॉलिक्यूलर मास दिया है 100, आंसर आया 1.5। अच्छा, एन ऑक्टेन निकालने, मास 114, मॉलिक्यूलर मास 114, आंसर आया 1। दोनों के मोल आ गए। दोनों क्या आ गए बच्चों? मोल आ गए हैं। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं किसी का भी जैसे हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम जानेंगे हेप्टेन के मोल बटे कुल मोल। हेप्टेन के मोल कितने हैं बेटा? हेप्टेन के मोल दिए हैं 1.5। कुल मोल कितने हैं? 1.5 धन 1 यानी कि 2.5 यानी 1.5 बटे 2.5, ये हट गया। 5 3 या 15, 5 5 3/5 आया, यानी आंसर आया 0.6। कितना मोल फ्रैक्शन आया हेप्टेन का? 0.6। अगर ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा हम तो आएगा 1 माइनस 0.6, क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल टू 1 होता है। आंसर आएगा 0.4। कितना आंसर आएगा बेटा? दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब तो क्वेश्चन बन ही गया बेटा। पीएच निकाला हमने, यानी पी डायरेक्ट लिखते हैं। अब तो पी इक्वल टू क्या जानते हैं? ये फॉर्मूला लिखा है बेटा, पी इक्वल टू ये। और पीएच क्या होता है? पी नॉट एच इंटू एक्स एच प्लस पी नॉट ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब तो वैल्यू रखना है बेटा, पी इक्वल टू पी नॉट। हेप्टेन के लिए पी नॉट कितना दे रखा है बेटा? हेप्टेन के लिए पी नॉट 115 दे रखा है, 115। और हेप्टेन का जो मोल फ्रैक्शन निकला है, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन 0.6 निकला है। 115 गुणा 0.6 धन पी नॉट ऑक्टेन का कितना दे रखा है बच्चों? पी नॉट ऑक्टेन का 45 दे रखा है। 45 मल्टीप्लाई बाई 0.4। इन दोनों को बेटा सॉल्व कर लेना, और जब सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो पी टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन था विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? हमने निकाल लिया बेटा विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं इससे हम। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों एक प्रश्न और कर लेते हैं। हमें दिया है दो घटक, दो द्रव ए व बी के वाष्प दाब, क्या बच्चों? ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 व 750
750 हम लेके बाहर, ठीक है 750 mmHg हैं। कितने वाष्प दाब हैं बेटा? दो द्रवों के वाष्प दाब क्रमशः इतने हैं। इनके विलयन का वाष्प दाब, इनके विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, इनके विलयन का वाष्प दाब दिया बेटा 600 mmHg। क्या दिया बेटा? 600 mmHg। तो विलयन का संघटन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? संघटन ज्ञात कीजिए। किस किस के पदों में करना है ज्ञात? नंबर ए, मूल प्रभाज के पदों में, मूल प्रभाज, मूल प्रभाज भी किसमें बच्चों? द्रव अवस्था में। और दूसरा हमें करना है वाष्प अवस्था में मूल प्रभाज, वाष्प अवस्था में संघटन। इससे हम वाष्प दाब से निकालेंगे फिर, है ना? वाष्प अवस्था में संगठन और मूल प्रभाज निकालने हैं प्रत्येक घटक के। चलिए हमें क्या क्या दिया है बेटा, पहले हम ये लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें गिवन है P नॉट ए, P नॉट ए दे रखा है बच्चों 450 और P नॉट बी दे रखा है 750। कितना दे रखा है बेटा? 750। और हमें P दे रखा है 600 mmHg, mmHg। सभी की यूनिट mmHg है बेटा, तीनों की इसकी mmHg, ये भी mmHg में है बेटा और वो भी mmHg में। ये हमें दे रखा है तो हमें अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है। तब तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम? P इक्वल टू एक जानते हैं P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये हम जानते हैं बेटा। P इक्वल टू सबकी वैल्यू रखी, हमने आपको बताया था बेटा कि किसी एक टर्म में निकालना हो हमें तो हम इस सूत्र का यूज कर लेंगे। हमने माना भी दोनों को एक्स बी के फॉर्म में निकाल लें। हम किसके फॉर्म में निकाल सकते हैं? हम एक्स बी, एक्स ए के फॉर्म में निकाल सकते हैं ना। तो एक्स ए की जगह हम पहले एक्स बी लिख दें, यानी इसको सही सूत्र बना दें। क्या बन गया बेटा? P इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसमें वैल्यू रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू अभी आती है बेटा, इसकी वैल्यू है 600, P की वैल्यू 600 है। P नॉट ए, P नॉट ए दिया है बेटा 450, 1 माइनस एक्स बी, ठीक है ना, प्लस P नॉट बी, P नॉट बी दिया है 750 और इंटू दिया है एक्स बी। और एक्स बी की वैल्यू बेटा दे रखी है, अच्छा एक्स बी तो निकालना ही है हमें, इंटू क्या है? एक्स बी तो हमें निकालना ही है। सॉल्व किया बेटा इसको, 600 इंटू आ गया 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 750 एक्स बी। चलिए बेटा इसको इस साइड ले गए, यानी क्या हो गया? 600 माइनस 450 इक्वल टू हो गया, इसके बचे 300 एक्स बी बचा, इसमें से माइनस कर दिया, ये भी माइनस किया बेटा, ये बचा 150 इक्वल टू 300 एक्स बी। तो एक्स बी क्या हो गया बेटा? 150 अपॉन 300, यानी हो गया 0.5 मोल। इसके मोल फ्रैक्शन कितने आ गए? 0.5। तो एक्स से कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, यानी कि 1 माइनस 0.5 और आंसर आ गया एक्स ए का 0.5। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें इसके मूल प्रभाज निकालने थे, हमने बेटा मूल प्रभाज निकाल लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। दूसरा प्रश्न था वाष्प दाब अवस्था में संगठन निकालना है। मूल प्रभाज तो निकालने, लेकिन वाष्प दाब अवस्था में निकालने संगठन में, तो हम पहले अलग अलग वाष्प दाब निकाल लें बेटा। पी ए इक्वल टू हम जानते हैं P नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है ना। तो P ए की वैल्यू हम निकालते हैं बेटा। P नॉट ए हमें दे रखा है 450 और एक्स ए की वैल्यू 0.5 आई है, यानी 225 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 225 mmHg। चलिए P भी निकाल लें हम। ये दे रखा है 750 और इसकी वैल्यू भी 0.5 है, यानी आ गया 375 आएगा शायद, है ना, mmHg।
यदि हम मोल फ्रैक्शन इसका निकालें वेपर फेस में, क्या कह रहा हूं बच्चों, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यदि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेस में तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में यदि हम ए का निकालें बच्चों तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू रख दें। पार्शियल प्रेशर कितना है, इसका पार्शियल प्रेशर है 225 और टोटल बेटा इनको जब जोड़ेंगे ना तो इनको जोड़ने पे आ रहा है 600 आ रहा है शायद, है ना। हाँ तो 600 तो हम जानते भी थे, 600 ही तो आएगा 600। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व भी करना। अच्छा 25 से 9 टाइम कटेंगे, ये कितने टाइम, 75 से ही कट रहा है बेटा, ये 3 टाइम और ये 8 टाइम, 3/8 यानी आंसर आया 8 4 जा 30, 8 3 जा 27, 3 बचे हैं और फिर 27 बस 0.33 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा बेटा, 0.33। अच्छा अब क्या आ गया, ये हमारा x का आ गया, तो हम निकाल ही सकते हैं। वेपर फेस में b का निकालना है अगर हमें तो 1 - 0.33 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.67। दोनों के वाष्प अवस्था में संघटन है। तो आपको पहला नियम समझ में आ रहा है। अब राउल्ट लॉ का पहला नियम था, जब दोनों द्रव वाष्पशील हो, क्या करूंगा बच्चों, जब विलयन के दोनों पदार्थ वाष्पशील हो तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, उस विलयन का कुल वाष्प दाब अलग अलग घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर था बच्चों, और अलग अलग घटकों का आंशिक दाब उनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल था। इससे संबंधित गणनाएं हो चुकी हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरी कंडीशन बताते हैं बेटा। चलिए बेटा हम दूसरी कंडीशन के लिए राउल्ट नियम देखते हैं। दूसरी कंडीशन, हमारा विलयन जो है बच्चों, जो विलयन है, विलयन ए और बी का है। ये जो ए है ये विलायक है, कैसा है बच्चों, ए विलायक है, बी जो है वो विलेय है। विलेय और विलायक अभी हमने पहले कंडीशन में पढ़ा था, हमारे विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील थे। अब हम भी कह रहे हैं जो हमारा विलेय है यह कैसा है बच्चों, यह हमारा अवाष्पशील है। कैसा है बच्चों, यह अवाष्पशील विलेय है, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय अवाष्पशील है। चलिए एक उदाहरण दोबारा लेते हैं बेटा। हमने क्या किया, एक विलयन है, उस विलयन में विलायक है और उस विलयन में विलेय के कण भी उपस्थित हैं। ये जो विलयन है इसमें क्या क्या है, विलायक और विलेय। ठीक है ना। इसको हमने गर्म किया, ये हम आपको बता चुके थे। जब गर्म करेंगे एक स्थिति ऐसी आएगी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इसकी जो वाष्प है, ये द्रव की जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये वाष्प इसके पृष्ठ पर जो भी दाब लगाते वो वाष्प दाब कहला रहा था। अगर हमारा विलेय अवाष्पशील है बेटा, क्या अवाष्पशील है, विलेय, विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। अगर विलेय कैसा बच्चों, अवाष्पशील है, तो इसका वाष्प, इसकी वाष्प भी नहीं बनेगी। जब इसकी वाष्प नहीं बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी नहीं होगा, अर्थात हमारा जो Pb है वो 0 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा इसमें, Pb, यहाँ पे जो वाष्प बनेगी वो केवल किसकी बनेगी, Pa की बनेगी विलयन में। किसकी वाष्प बनेगी बेटा, Pa की वाष्प बनेगी। ठीक है ना। Pb कैसा हो जाएगा इसमें, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विलेय कैसा हमारा, अवाष्पशील है। अब राउल्ट नियम क्या होगा बेटा, अब अगर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालेंगे, अभी नॉर्मली हम जानते थे Pa प्लस Pb। Pb कैसा है बेटा हमारा, क्योंकि अवाष्पशील विलेय है इसलिए Pb का मान 0 है। जब Pb का मान 0 है तो P टोटल इक्वल टू आ जाएगा Pa, और Pa हम जानते क्या होता है बेटा, P0 A इंटू एक्स। तो जब हमारा विलेय अवाष्पशील है तो उसके लिए ये राउल्ट नियम है, अर्थात जो क्या हो गया बेटा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है, ये क्या है बेटा, विलयन का कुल वाष्प दाब, वो किसके बराबर होगा केवल बेटा, वह विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। किसके बच्चों, विलायक के वाष्प दाब के।
क्या हो जाएगा, दोबारा देखिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि विलयन में विलय अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बन रही है, और विलायक का वाष्प दाब हम जानते हैं राउल्ट नियम से, किसी भी कंपोनेंट का इंडिविजुअल अगर वेपर प्रेशर निकाला जाए तो उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो वो तो हम लिख ही दिया है। लेकिन मुख्यतः क्या हो गया, विलयन का कुल वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। इससे भी बच्चों बहुत से प्रश्न आते हैं, कब, जब हमारा विलय अवाष्पशील है। इसको थोड़ा और भी आगे कर लें, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लिखें बच्चों पी, ये याद रखना बेटा, कभी कभी पीए लिखा होगा या कभी पी लिखा होगा, दोनों एक ही बात है। कब, जब हमारा विलय अवाष्पशील है। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एक ही चीज होती है बेटा, है ना। अभी तो हम क्या लिखें, पी नॉट, पी भी लिख सकते हैं, पी नॉट पी ए भी लिख सकते हैं। हम पी लिख रहे हैं, पी इक्वल टू हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये भी हम जानते हैं बेटा, एक्स ए और एक्स बी 1 होता है, इसको एक्स बी के पदों में लिखें यदि हम, तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, सॉरी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। इसको सॉल्व किया बेटा, क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, देखें अगर P इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा। इसको यहां ले आए, वो वहां लेगा, यानी क्या होगा बच्चों, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ये वाला राशि आ गई। इसके भी बहुत से क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये जो पी है यहाँ पे, ये किसका वाष्प दाब है, विलयन का, विलयन या विलयन में विलायक का, किसका बच्चों, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। क्योंकि विलय कैसा है बच्चों, विलय हमारा अवाष्पशील है, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका बेटा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये हम याद रखें। उपरोक्त राशि में जो पी नॉट ए माइनस पी है, ये वाला, ठीक है नहीं, कौन सा कह रहा हूं बेटा, ये वाला, यह कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ये कहां से आ गई बेटा नई बात, इसको मैंने पहले भी बताया था, जब इससे पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था बेटा। जब भी हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, इसका ये वाला भाग वाष्पित नहीं होगा। मान लो 20%, तो 20% की वाष्प नहीं बनेगी, इसकी वाष्प नहीं बनेगी, जो 20% भाग है इसकी वाष्प नहीं बनेगी, तो इसका वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा बेटा, कुल वाष्प दाब कुछ कम हो जाएगा। जो इसका वाष्प दाब था वो विलयन में से कम हो जाएगा, अर्थात वो कितना कम हो जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो, अब जो राशि शेष आएगी वो वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन। और यदि वाष्प दाब के अवनमन में हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को भाग दे दें, क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यदि हम वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात लेंगे, ये अनुपात जो कहलाएगा, इस अनुपात को हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, आपेक्षिक अवनमन। क्या कह रहा हूं बच्चों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, किसी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इसके भी प्रश्न आते हैं बेटा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो गया, विलय के मूल प्रभाज के बराबर हो गया। ये भी प्रश्न आता है बेटा परीक्षाओं में, क्या हो गया, दोबारा लिख दूं उसको, ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये बराबर हो गया विलय के मूल प्रभाज के।
किसके बराबर हो गया बेटा ये? विलेय के मूल प्रभाज के। क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि विलयन में अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में उसके वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है बेटा। तो ये प्रश्न भी हो गया, इसके भी क्वेश्चन करेंगे हम। एक्स वी इक्वल टू हो गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। पी नॉट क्या है यहाँ पे? कभी ए लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन हमें मालूम है ये विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि विलेय तो हमारा अवाष्पशील है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये विलयन में उपस्थित कुल वाष्प दाब भी कह सकते हैं, या विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है और यह विलेय का मूल प्रभाज है। किसका मूल प्रभाज है बेटा? विलेय का मूल प्रभाज है। अगर ये टॉपिक बेटा आपको समझ में आ रहा है, एक प्रश्न ये भी बन गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसके 2-3 प्रश्न बेटा गणनाएं भी कर लेते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम गणनाएं करते हैं संबंधित। चलिए बेटा एक प्रश्न करते हैं। अब क्वेश्चन पहला करते हैं, यदि 298 298 लिख दे बेटा, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, क्या कह रहा हूं मैं? यदि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12 केल्विन पास्कल है, 12 किलो पास्कल, सॉरी, क्या कह रहा हूं बच्चों? 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब इतना है, यदि 36 ग्राम, 36 की जगह थोड़ा और कर लें बेटा, 190 लिख लें, 90 ग्राम जल में, यदि 90 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोस, किसको घोला गया बच्चों? 90 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोस, यदि ना लिखें तो लिख दो, क्वेश्चन बनेगा। तो 90 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोस के विलयन का वाष्प दाब बताइए। वाष्प दाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है बच्चों? ग्लूकोज को जल में घोला गया, इस जलीय विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, जबकि शुद्ध जल का वाष्प दाब 12 kPa दिया हुआ है ना? यानी क्या दे रखा है हमें? P0H2O दे रखा है, कितना? 12 kPa, ठीक है ना? हम जानते हैं ग्लूकोज एक अवाष्पशील विलेय होता है। अगर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो कुल वाष्प दाब विलयन का होगा वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, विलयन में विलायक के, शुद्ध विलायक के नहीं बेटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0A माइनस P अपॉन P0A, अर्थात हमें A की जगह तो H2O है, H2O लिख सकते बेटा। इस P को कैलकुलेशन करना है हमें। P के लिए बच्चों में XB चाहिए और XB के लिए बच्चों में NB अपॉन Na प्लस NB चाहिए, अर्थात हमें NaNB चाहिए। तो हम जानते हैं Na वाटर के लिए है, NH2O वाटर का मास 90 दिया है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 5 मोल आ गए। कितने आ गए बेटा? 5 मोल आ गए हैं किसके? जल के। ग्लूकोज के मोल निकालने बेटा, C6H12O6 कितना आ जाएगा? 90 उसका भार दिया है, अणुभार 6 कार्बन का 72, 12 हाइड्रोजन का 12 और 6 ऑक्सीजन का 96, यानी 90/180 और 1/2 0.5 आ गया। अब तो हमारा क्वेश्चन बन ही गया बेटा, सबकी वैल्यू यहां रख दे रहे। इसमें P0 कितना दे रखा है बच्चों? P0 दे रखा है 12 माइनस P अपॉन P0 दे रखा है 12 और इक्वल टू दिया है XB की जगह NB। NB कितना है बेटा? NB 0.5 है अपॉन 1 प्लस 0.5, यानी आंसर आया 12 माइनस P अपॉन 12 इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5। ये इससे कट गया, 1/3 आ गया। ये कितना आ गया बेटा? क्या हो गया? 12 माइनस P अपॉन 12 इक्वल टू 1/3। ये इससे 4 टाइम कट गया, यानी कितना हो गया बच्चों? 12 माइनस P इक्वल टू 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों?
12 माइनस पी इक्वल टू 4 हो गया। तो P इक्वल टू हो गया, P इक्वल टू हो गया 12 माइनस 4 यानी कि 8 किलो पास्कल। कितना आ गया बच्चों? क्वेश्चन था विलयन का वाष्प बताइए, तो विलयन का वाष्प 8 kPa हो गया। क्वेश्चन आगे भी बढ़ जाता बच्चों, आपसे पूछा जाता है वाष्प दाब में अवनमन बताइए। वाष्प दाब में अवनमन कितना होगा? वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा? अवनमन हम निकाल सकते हैं, P नॉट माइनस पी। P नॉट है कितना बच्चों? 12 और P है 8 यानी कि 4 kPa अवनमन हो गया। वाष्प दाब का अवनमन कितना हुआ? P नॉट माइनस पी। अगर निकाले हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या निकालने को आया बच्चों? आपेक्षिक अवनमन, तो P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट। P नॉट माइनस पी बच्चों 4 है और P नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 यानी कि 1/3 0.33। ये क्या आ गया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी क्वेश्चन में आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको सूत्र याद होना चाहिए ना बेटा, है ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जल का वाष्प दाब ये दिया है, विलेय और विलायक दिया हुआ है बेटा, इसके मोल निकाल दिए, प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब रख दिया तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब आ गया। ठीक है ना, ये प्रश्न नोट कर लो। अगला प्रश्न करवा रहे हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन में, किसमें बच्चों? ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय की, किसकी बच्चों? अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा, दिख रहा है कि नहीं? मैं एक मिनट देख लूंगा, आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा? हाँ दिख तो रहा है आपको, ठीक है ना। अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसका वाष्प दाब 80% कम हो जाए। कितना कम हो जाए बच्चों? 80% कम हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 114 ग्राम ऑक्टेन है, शुद्ध ऑक्टेन है, इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इस ऑक्टेन के वाष्प दाब में 80% की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई बच्चों? 80% की कमी आ गई है। तो वह जो अवाष्पशील विलेय था उसकी मात्रा क्या रही होगी? जब भी बच्चों कोई प्रतिशत वाला सवाल आता है, हम जानते ही हैं पहले से क्या किया हमने माना ऑक्टेन का वाष्प दाब प्रतिशत 100 मान लिया, यानी P नॉट ऑक्टेन। P नॉट ऑक्टेन कितना मान लिया हमने? 100। यूनिट कोई भी ले सकते हैं, अभी दी नहीं हुई है, हम कुछ भी मान सकते हैं। अभी तो 100 लिखा हमने, ATM मान सकते हैं, mmHg मान सकते हैं, पास्कल मान सकते हैं, किलो पास्कल कोई भी मान सकते हैं बेटा, है ना। 100 दे रखा है तो हमारा P नॉट माइनस P 80% कम हो गया, यानी कि इनिशियल से 80% कम हो गया। यानी कि इनिशियल कितना था बच्चों? 100 था, 80% कम हुआ यानी कि 20 बचा। यानी क्या क्या दे रखा है हमें? P नॉट दे रखा है, P नॉट माइनस P दे रखा है, ठीक है ना। इन दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? XB की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? XB की वैल्यू आ जाएगी, हम निकाल ही ले रहे हैं। अच्छा, XB इक्वल टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। क्या हो गया? P नॉट माइनस P 20 है और ये कितना है बेटा? 100 है, 1/5 आ गया। कितना आंसर आया बेटा? अभी 1/5, 5 ही आ रहा है ना, 20 से 1/5 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा और भी क्वेश्चन लिखा है बेटा, देखना 1/5 ठीक है। क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन में
यानी ऑक्टेन यानी कि हमें विलायक का भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? विलायक का भार दिया हुआ है। चलिए, यानी क्या दिया हुआ है हमें? एन ऑक्टेन निकालेंगे हम, तो क्या जानते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्टेन यानी कि C8H18, सी का हो गया 72 और इसका हो गया 18, 96 हुआ बेटा, है ना, 96, 18, 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 114। यानी इसके मोल हो जाएंगे बेटा, इसके मोल हो जाएंगे, ऑक्टेन के मोल हो गए, मास कितना दिया है? 114, मॉलिक्यूलर मास 114, ये कैंसिल हो गए। आंसर आया, ये आंसर कितना है बेटा? 1। एन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एन नॉट की वैल्यू 1 आ गई है। एन नॉट ना बोल के क्या बोलेंगे? ऑक्टेन का वो मास। नोट करना है इसको बेटा। इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन देखा उसको बेटा। इसमें लिखा 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय, इसका अणुभार भी दिया है, तभी मैं कह रहा हूं कुछ मिस हो रहा है। अणुभार दिया है इसका 40, इसका अणुभार भी दे रखा है बेटा, तभी उसका भार निकल पाएगा, क्योंकि हमें मोल मिल जाएंगे। अणुभार दिया तो भार निकल आएगा उसका, अब हो जाएगा काम। ठीक है ना? हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकाल लिए 1। अब क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दें, एक्स बी इक्वल टू बच्चों क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। वैल्यू रखी हमने, एक्स बी की वैल्यू है बेटा 1/5, यानी 0.2 भी लिख सकते हैं इसको हम, 1/5 को 0.2 भी लिख सकते हैं। एन बी हमें फाइंड करना है, और एन ए की वैल्यू 1 प्लस एन बी। ठीक है ना? इसको सॉल्व किया हमने, क्या हो गया बच्चों? 0.2 प्लस 0.2 एन बी इक्वल टू एन बी। तो एन बी माइनस 0.2 एन बी इक्वल टू 0.2, इसमें से घट गया तो आंसर आया इसका 0.8 एन बी इक्वल टू 0.2। तो एन बी इक्वल टू हो गया बेटा 0.2 अपॉन 0.8, यानी कि 1/4 हो गया। यानी जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोल 1/4 हैं, तो उसका भार हम निकाल सकते हैं बेटा। भार इक्वल टू जो हम जानते हैं मोल गुणा अणुभार, ये तो हम जानते ही हैं, इसलिए अणुभार की आवश्यकता थी बच्चों, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, अणुभार जरूरी था। तो भार कितना है बच्चों? मोल कितना है? 1/4। अणुभार कितना है? 40, यानी भार आ गया 10 ग्राम। कितना आ गया बच्चों भार? भार आ गया इसका 10 ग्राम। क्या था? 114 ग्राम ऑक्टेन में अवाष्पशील विलेय जिसका अणुभार 40 है, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसका वाष्प दाब 80% कम हो जाए? कितनी मिलाई जाए बच्चों? 10 ग्राम मात्रा मिलाई जाए। कैसे किया एक बार नोट कर लीजिए आप। एक प्रश्न और कर लेते हैं बेटा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, अंतिम क्वेश्चन है नंबर 3 और कर लेते हैं हम। क्या लिखा है? यदि 300 केल्विन ताप पर, क्या कह रहा हूं बच्चों? यदि 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 12.3 pKa है, सॉरी क्या लिखें? kPa, किलो पास्कल। क्या है बच्चों? 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 12.3 केल्विन पास्कल है, तो इसके एक मोलल, किसके बच्चों? तो एक अवाष्पशील विलेय के लिखे बेटा, है ना। तो इसमें अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है? 300 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब ये दिया हुआ है। यदि कोई अवाष्पशील विलेय है, उसने जल में विलयन बनाया, और विलयन की मोललता कितनी दी हुई बच्चों? मोललता दी हुई है, मोललता दी हुई है 1।
तो इस एक मोलल विलयन का वाष्पदाब बताइए। बच्चों मोललता के क्वेश्चन बहुत से कर चुके हैं हम। एक मोलल का मतलब होता है एक मोल विलेय, एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक कौन सा है? जल है, जल में उपस्थित है। कहाँ है बच्चों उपस्थित? एक मोल विलेय 1000 ग्राम जल में उपस्थित है। यानी विलेय के मोल कितने दिए हमें बच्चों? विलेय के मोल दिए हमें 1, और विलायक के मोल कितने हो जाएंगे यही निकाल ही लें बच्चों। विलायक के मोल हम जानते हैं 1000 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? 1000, और जल का अणुभार 18 55.5। ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं बेटा। एक मोलल विलयन का मतलब होता है एक मोल विलेय का और 55.5 मोल जल के। हमेशा याद रखना है तो आप, है ना, जलीय विलयन आता है अगर एक मोलल की बात। चलिए अब तो हम कर ही लें। हम जानते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू XB होता है, और XB क्या होता है बच्चों? XB होता है NB अपॉन Na प्लस NB। NB होता है विलेय और Na होता है विलायक। इनकी वैल्यू रख दें बेटा। P0 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है? 12.3 माइनस B अपॉन 12.3 इक्वल टू NB विलेय के मोल 1 है और 55.5 प्लस 1, ये है ना बेटा। सॉल्व किया हमने उसको। जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर 50 यानी ये हो गया 56.5, यानी क्या हुआ? 12.3 माइनस P और 12.3 1 अपॉन 56.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी क्या आया? 12.3 इंटू 56.5 माइनस P इंटू 56.5 इक्वल टू आ गया 12.3। कितना आ गया बच्चों? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया 12.3, सॉल्व और किया बच्चों तो क्या हो गया? 56.5 इंटू P इक्वल, इसको उस साइड चला गया ना, 12.3 इंटू 56.5 और माइनस 12.3। कितना हो गया बेटा? माइनस 12.3 कॉमन लो, मल्टीप्लाई नहीं करना है मैं तो क्या करें? 12.3 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा 56.5 माइनस 1, यानी आ गया 55.5। 12.3 इंटू 55.5 और P इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 12.3 इंटू 55.5 अपॉन 56.5। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, जो आंसर आएगा वो किलो पास्कल में हमारे विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा। किसका वाष्पदाब हो जाएगा बच्चों? विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा हूं बेटा। इसके अलावा भी आपकी कोई यदि अन्य प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में मैसेज के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी टॉपिकों को ठीक प्रकार से पढ़ रहे होंगे और उनका लाभ ले रहे होंगे। यदि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे बेटा तो आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में निश्चित सहायता मिलेगी बेटा, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी।